नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स जो शुरू किया है उसमें आज हम 1 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। 2 नवंबर का करंट अफेयर्स आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। एक दिन पीछे हम लोग चलते रहेंगे ताकि सारे अपडेट शाम तक आ जाया करें। ये आपको कल भी मैंने बताया था। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के करंट अफेयर्स पे हम आते हैं। तो राजस्व शब्दावली जो है उससे अरबी और फारसी शब्द को जो है भूमि संसाधन विभाग बाहर करेगा। यानी अरबी और फारसी के तमाम ऐसे शब्द हैं जो इतने सालों बाद भी राजस्व शब्दावली में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उनका मतलब अर्थ समझने में, उनका सटीक मतलब समझने में नागरिकों को कठिनाई होती है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास विभाग ने जो है इसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया है, तैयारी करना शुरू कर दिया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, या संहिता नहीं संहिता रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता शब्द का प्रयोग किया गया भारतीय दंड संहिता के स्थान पर, भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया गया, बदलाव किया गया। ठीक इसी तर्ज पे जो है ग्रामीण विकास विभाग भी परिवर्तन कर रहा है। और भूमि संसाधन विभाग क्या करेगा, एकीकृत शब्दावली को 22 अनुसूचित भाषाओं में तैयार करेगा, ठीक है। यानी जो अभिलेख अब बनाए जाएंगे, एक सकारात्मक पहल ये है कि अब वो 22 अनुसूचित भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। अगली घटना जो है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन चूंकि अब इसको अप्रूवल मिल गया है यूनेस्को का, तो फिर से ये न्यूज़ में आया है कि लखनऊ को जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। इसकी जो टाइमलाइन है या इसकी जो क्रोनोलॉजी है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय ने जो नामांकन पत्र तैयार किया था वो इसके लिए 31 जनवरी 2025 को तैयार किया था। संस्कृति मंत्रालय को इसको भेजा था और आधिकारिक तौर पर संस्कृति मंत्रालय ने 3 मार्च 2025 को लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी टैग के लिए नामांकित किया था। यह घोषणा शुक्रवार को जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में जो है 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई यूनेस्को की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन बन जाती है हमारे पेपर के लिए आने वाले मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एलटी का दे रहे हों और चाहे आप जो है क्या बोलते हैं जीडीसी का दे रहे हों, जीआईसी का दे रहे हों, आरओ मेंस दे रहे हों, पीसीएस मेंस दे रहे हों, या यूपी पीसीएस 2026 प्री दे रहे हों, सब में ये काम की खबर है। तो इसको याद रखिएगा कि शुक्रवार को समरकंद उज्बेकिस्तान में यूनेस्को की 43वीं बैठक आयोजित हुई और उसमें लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में चुना गया है। और लखनऊ को यह उपलब्धि उसकी समृद्ध खान पान परंपरा, नवाचार और सांस्कृतिक विविधता के सम्मान के लिए दिया गया है। क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी का पुरस्कार उन शहरों को दिया जाता है जो प्राचीन कला, खाद्य संस्कृति और विरासत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। प्राचीन कला, खाद्य संस्कृति और विरासत के लिए जाने जाने वाले शहरों को ये टैग या ये पुरस्कार दिया जाता है। लखनऊ से पहले हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसको गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में चुना गया है। और इसका महत्व अब क्या हो जाएगा लखनऊ का कि अस्थायी पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा, पारंपरिक व्यंजनों का संरक्षण किया जा सकेगा, स्थानीय कारीगरों को पहचान मिलेगी, संस्कृति और व्यंजन के माध्यम से लखनऊ अपनी सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित कर सकेगा। सॉफ्ट पावर क्या होती है आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या है, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की। और उद्देश्य इसका क्या था कि शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, जिन्होंने रचनात्मकता को सतत शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है, उन शहरों के विकास को बढ़ावा देना। और ये SDG 11 का भी हिस्सा है, जो हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें SDG 11 का उद्देश्य क्या है,
मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, टिकाऊ और सक्षम बनाना, तो उसको भी ये साकार करने में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है। नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल होते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। कौन कौन से? शिल्प एवं लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत। कौन कौन से? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार कि शिल्प एवं लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत। तो गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जो विश्व स्तर पर शहर शामिल हैं उसमें अल्बा इटली का शहर है, अरेक्विपा पेरू का है, बर्गन नॉर्वे का है, बेलेम ब्राज़ील का है और बेंडिगो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी शहर में विश्व लेवल पे जो शहर शामिल हैं ये हैं अल्बा, अरेक्विपा, बर्गन, बेलेम, बेंडिगो। और हैदराबाद और लखनऊ अपने यहाँ से हैं, इंडिया से। भारत में कौन सा शहर कब जो है क्रिएटिव सिटी में शामिल हुआ यूनेस्को के? तो जयपुर 2015 में शामिल हुआ, शिल्प और लोक कला के लिए इसको चुना गया। वाराणसी 2015 में संगीत के लिए चुना गया। चेन्नई को 2017 में संगीत के लिए चुना गया। यानी कि जयपुर और वाराणसी का चुनाव जो है 2015 में हुआ, जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए, वाराणसी संगीत के लिए, और फिर चेन्नई को 2017 में संगीत के लिए चुना गया। मुंबई 2019 में फिल्म के लिए, हैदराबाद 2019 में अपनी व्यंजन यानी पाक कला के लिए, श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए, ग्वालियर को संगीत के लिए 2023 में, कोझीकोड को साहित्य के लिए। ये तो अभी ताज़ा घटनाक्रम है, ये तो आपको याद ही होगा कि ग्वालियर को 2023 में संगीत के लिए चुना गया और कोझीकोड को साहित्य के लिए 2023 में चुना गया था। और अभी हाल फिलहाल में लखनऊ को 2025 में उसकी व्यंजन कला या पाक कला के लिए चुना गया है। ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार रामदरस मिश्र जी का निधन हो गया है। इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर के डुमरी गांव में हुआ था। ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक थे, यहीं से इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि भी धारण की थी और गुजरात में एक विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है। इन्होंने हिंदी की लगभग सभी विधाओं में लेखन किया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पथ के गीत, कंधे पर सूरज, हंसी ओंठ पर, आंखें नम हैं इनकी कविता है ये सब। पथ के गीत, कंधे पर सूरज, हंसी ओंठ पर, आंखें नम है, ये इनकी कविताएं हैं। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, ये सभी उपन्यास हैं। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, ये इनके उपन्यास हैं। खाली घर, एक वह दिनचर्या, ये इनकी कहानी है। कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, इनका निबंध है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको आप चाहें तो ध्यान दे सकते हैं। हालांकि इनके पूछे जाने की संभावना कम ही रहती है, लेकिन अभी हाल ही में निधन हुआ है तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो एक बार देख लीजिएगा। तो रामदरस मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर के डुमरी गांव में। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पद्मश्री पुरस्कार इनको 2025 में मिला। सरस्वती सम्मान इनको 2021 में, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है, 2021 में सरस्वती सम्मान मैं तो यहाँ हूँ के लिए। पद्मश्री के लिए अभी 2025 में मिला, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साहित्य अकादमी भी इनको 2015 में आग की हंसी के लिए मिल चुका है। और इनके निधन की तिथि क्या है? तो इनके निधन की अगर बात की जाए तो इनका निधन हुआ है 31 अक्टूबर 2025 को। ठीक है। मुंबई में राष्ट्रीय फिटनेस और वेलनेस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के बढ़ते फिटनेस और वेलनेस आंदोलन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसमें भाग लिया। तो यहाँ यही केवल इम्पॉर्टेंट है कि फिटनेस और वेलनेस सम्मेलन मुंबई में हुआ। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसमें भाग लिया। जीएसटी संग्रह में अक्टूबर 2024 की तुलना में 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी अक्टूबर 2024, अभी जो सितंबर में जीएसटी की दरों में कटौती की गई, सितंबर 2025 में जो जीएसटी दर में कटौती की गई, उसी के एवज में
जीएसटी संग्रह में अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2025 में 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। विश्वजीत जो है सहायता, इनको जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। तो इनका नाम विश्वजीत है, सहायता यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई और नाम है, मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको मतलब आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। विश्वजीत सह्याद्रिया ऐसे कोई नाम है इनका, विश्वजीत नाम है, तो इससे ध्यान रखिएगा, विश्वजीत लगा हुआ है इनके नाम में। बाकी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, जब आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें मैं इसको अपडेट करके दे दूंगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश के स्वामी मंदिर में भगदड़ मची। ये मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। कहाँ पे? श्रीकाकुलम। यहाँ कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये इम्पोर्टेंट एक घटना है हमारे लिए। भारत ने फिजी के स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहयोग के लिए एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भारत ने किस देश को भेजी हैं? फिजी को भेजी हैं। बस इतना यहाँ इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ जोड़ा नहीं गया है। 40वें चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल बी शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको? वाइस एडमिरल बी शिव कुमार, चीफ ऑफ मटेरियल। ये सेना में होते हैं, सामानों के रखरखाव के लिए एक पद होता है, तो ये वाइस एडमिरल बी शिव कुमार को इसके लिए चुना गया, नियुक्त किया गया। राजकुमार अरोड़ा जो है ये रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार पद पर नियुक्त हुए हैं। क्या नाम इनका? राजकुमार अरोड़ा। मैनुअल फ्रेडरिक जो है भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, पूर्व गोलकीपर थे। इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये केरल राज्य से संबंधित थे। म्यूनिख ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे म्यूनिख ओलंपिक में। 1971 में से 78 तक इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, यानी कुल 7 साल इन्होंने हॉकी खेला था भारत के लिए। 2019 में इनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, अब कल जो है 1 नवंबर था, तो कई राज्यों का स्थापना दिवस था, जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो कर्नाटक की स्थापना 1956 में हुई थी, मैसूर राज्य से अलग करके। पहले इसका मैसूर नाम था और स्थापना 1956 में हुई थी। बाद में इसका नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। केरल की भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा राज्य बनाया गया था, 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य अस्तित्व में आए थे आपके? केरल आया था, कर्नाटक आया था और मध्य प्रदेश आया था। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। ठीक, और 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य अस्तित्व में आया था और इसी दिन हरियाणा राज्य का भी गठन किया गया था। पंजाब और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को, यानी पंजाबी भाषी राज्य को पंजाब कहा गया, हिंदी भाषी राज्य को हरियाणा कहा गया, ऐसे मान लीजिए। और फिर राज्यों का पुनर्गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या है आप बताइए? अनुच्छेद 2 में जैसे भारतीय सीमा से बाहर कोई क्षेत्र है तो उसको भारतीय सीमा में मिला लिया जाएगा, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा, आर्टिकल 2 के तहत होगा। ठीक है, या किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी या अन्य देश को सौंपा जाएगा तो वो भी अनुच्छेद 2 के तहत होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत, और इसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक, जबकि अनुच्छेद 3 में जो होता है ये साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। किसी भारतीय राज्य के नाम, उसकी सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, तो 2 और 3 में बेसिक अंतर ये है, ये जान लीजिए। नई दिल्ली में ग्लोबल साउथ अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सहभागिता कार्यक्रम के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया और इसका आयोजन उपराष्ट्रपति कॉन्क्लेव में किया गया है।
ठीक है, कहाँ पे किया गया है? उपराष्ट्रपति कॉन्क्लेव में। यह कार्यक्रम भारत और मित्र देशों के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के लिए रणनीतिक बातचीत का मंच प्रदान करता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जन स्वास्थ्य, आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए सामूहिक रणनीतिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया है। इस कार्यक्रम में 24 देशों के 32 प्रतिभागियों ने और 24 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? उपराष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स में किया गया है और 24 देशों के 32 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। भारत को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलाया गया था ये वाला स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, और इसमें अभूतपूर्व सामुदायिक भागीदारी के लिए भारत को यह उपलब्धि हासिल हुई है। 1 महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफार्म पर पंजीकरण करने वाले 3 करोड़ 21 लाख से अधिक लोग शामिल हुए हैं इसमें। इस अभियान के अंतर्गत एक हफ्ते में 1,94,000 से ज़्यादा महिलाओं ने स्तन कैंसर के लिए ऑनलाइन जांच के लिए पंजीकरण करवाया है। ठीक है, एक हफ्ते में 1,94,000 से ज़्यादा, ठीक है, महिलाओं ने स्तन कैंसर की जांच के लिए पंजीकरण करवाया। इसके अलावा एक सप्ताह में रिकॉर्ड 1,25,000 लोगों ने विभिन्न रोगों के लक्षणों की जांच के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया और 20 से ज़्यादा मंत्रालयों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान में 5 लाख से ज़्यादा पंचायती राज प्रतिनिधि, 1 करोड़ 14 लाख स्कूल और कॉलेज, 94 लाख स्वयं सहायता समूह के सदस्य और 5 लाख अन्य सामुदायिक केंद्रों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के लिए मतलब भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ये ध्यान रखिएगा। वियतनाम जो है क्यों चर्चा में है? तो वियतनाम में, मध्य वियतनाम में क्या हुआ है? रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, अचानक आई और बाढ़ से कम 35 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश में अचानक आई बाढ़ से लगभग 35 लोगों की मृत्यु हो गई? तो देश वियतनाम है। बस इतना इसमें ध्यान दीजिएगा। बाकी वियतनाम किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ हमने मैप लगा दिया है, PDF आपको देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, केन्या में तेज बारिश के कारण भूस्खलन हुआ रिफ्ट घाटी में, जिससे 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन मिस्र में किया गया है। मिस्र ने गीजा पिरामिड के पास आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। इसमें 7,000 वर्षों की 1 लाख कलाकृतियाँ शामिल की जा रही हैं और इसका मुख्य आकर्षण में रोमेसेस द्वितीय की एक विशाल प्रतिमा, जो 3200 साल पुराना लटकता हुआ ओबेलिस्क और खुफू की 4500 साल पुरानी अंत्येष्टि नौका इसमें शामिल है। 12वीं आसियान बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया और उन्होंने दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड तथा वियतनाम के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। ठीक है, कौन किससे किससे? दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों से। और यह बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। 12वीं आसियान बैठक जो है मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुई है और एक जो है दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में एक बैठक आयोजित हुई, दक्षिण कोरिया के बुसान में। और ये कौन सी बैठक थी? ये एशिया प्रशांत बैठक थी। एशिया प्रशांत राष्ट्राध्यक्षों की बैठक थी और इसमें चीन के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने 2019 के बाद पहली बार जो है आमने सामने की मुलाकात की है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैठक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रॉब जेटन जो है नीदरलैंड के उदारवादी नेता हैं जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। रॉब जेटन इनका नाम है। उत्तर प्रदेश का सारनाथ चर्चा में है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 3 से 5 नवंबर 2025 तक सारनाथ स्थित मूल गंध कुटी बिहार में जनता के लिए इसको प्रदर्शित किया जाएगा। किसको?
भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को। और यह आयोजन विहार की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यह विहार सारनाथ स्थित वर्ष 1931 में महाबोधि सोसाइटी द्वारा निर्मित है। ठीक है, मतलब इस विहार का निर्माण कब किया गया था? मूल गंधकुटी विहार का निर्माण 1931 में, और भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही प्रथम उपदेश दिया था, ये आपको पता ही है। छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 से, मतलब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, यानी छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को किया गया था, और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस था, रजत जयंती समारोह था। इसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए और उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ आज के कुछ क्या लगभग सभी बड़े करंट अफेयर्स जो घटनाएं आज की थी 1 नवंबर 2000 की, ये थी 1 नवंबर 2025 की ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। आप इनको देखिए और लाभान्वित होइए, और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, उसमें मैं इसका PDF डाल दूंगा। कल वाला भी PDF, आज वाला भी एक साथ मैं कंपाइल करके इसको डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।